किसान इनके भाषणों में है, किसान इनके मैनिफेस्टो में है, पर कहीं ना कहीं किसान इनके रियल एजेंडा से बहुत दूर है। जबकि इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में 58% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। और जाहिर सी बात है, जब इतनी बड़ी पॉपुलेशन किसी सेक्टर से जुड़ी होती है, वहां से शुरू होती है आपकी पॉलिटिक्स। जितनी भी गवर्नमेंट आई, सब ने यही कहा कि किसान पहले कच्चे में रहता था, हमने उसको पक्के मकान दे दिए। किसान चूल्हे पे खाना बनाता था, हमने उसको सिलेंडर दे दिया। पर असल सच्चाई तो वह है कि पक्के घर उन्हीं के हैं जिनके बच्चे बाहर नौकरियां कर रहे हैं। दुनिया में, पूरी दुनिया में भारत देश ही हमारा एक ऐसा देश है जहां ओनर सबसे सस्ते में बेचता है, कंज्यूमर सबसे महंगे में खरीदता है, और जिसकी ना लैंड है, जिसकी ना फसल है, वो जो बीच का मिडिल मैन है, वो अच्छा खासा मुनाफा कमाकर किनारे हो जाता है। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के विषय में क्या हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत से सज्जन मुझे मैसेज कर रहे थे और ये जानना चाह रहे थे कि ये बिल आखिर है क्या। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनको इस बिल का ABCD भी नहीं पता, लेकिन वो ऐसे बोल रहे हैं कि उनको सब कुछ पता है। बिना कुछ समझे, बिना कुछ जाने, सीधा किसानों को पॉइंट आउट करके फार्मर्स को गलत ठहरा रहे हैं। आइए आज हम बात करेंगे इन तीनों बिलों के ऊपर, और ये 3 बिल क्या हैं और इन तीनों बिलों में क्या क्या खासियत है और क्या क्या कमियां हैं, और किन कमियों के कारण हमारे किसान भाई फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं हरियाणा और पंजाब के। तो आइए इन बिलों के ऊपर बात करते हैं। 5 जून 2020 को ये बिल ऑर्डिनेंस के रूप में लाया गया और 17 सितंबर को ये बिल पास हो गया। ये बिल थे क्या? पहला बिल था आपका द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य। द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एंड एग्रीमेंट, मूल्य आश्वासन, बंदोबस्त एवं सुरक्षा समझौता, जिसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या प्राइस बिफोर फार्मिंग भी कहा जाता है। लास्ट और सबसे आखिरी था इनका द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल, आवश्यक वस्तुओं अधिनियम, भंडारण नियम, युद्ध आपदा नियम। ये बिल साथियों 1955 में सरकार पहले भी ला चुकी है और इस बिल को सरकार 2020 में दोबारा फिर से कुछ बदलाव करके लेकर आई। आइए अब बात करते हैं इस बिल के बारे में। इस बिल के बारे में बात करने से पहले मैं कुछ आपको आधार भी इसका बता दूं, क्योंकि जिनको डायरेक्ट APMC और MSP के बारे में कुछ नहीं पता, तो उनको ये पता होना चाहिए कि MSP और APMC होता क्या है। फ्रेंड्स, जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, तो आजाद होने के बाद हमारे देश में खेती किस प्रकार होती थी? किसान जमींदारों से पैसा लेता था और उन जमींदारों से पैसा लेकर वह अपनी फसल उगाता था। उस उधार लिए हुए पैसे के बदले जमींदार क्या करता था? जमींदार उनसे भारी मात्रा में ब्याज वसूलता था, और ब्याज ना दे पाने की स्थिति में जब उनकी फसल उगती थी, कट के तैयार होती थी, तो जमींदार उनकी फसल पे कैप्चर कर लेता था। किसानों के पास सिर्फ उतनी ही फसल छोड़ी जाती थी जिससे उनका जीवन यापन हो सके। फिर किसान को नेक्स्ट फसल उगाने के लिए जब पैसे चाहिए होते थे, फिर किसान जमींदार के पास जाता था। फिर वो भारी रीपे ना कर पाने के कारण फिर वो जमींदार उसकी जमीन हड़प लेता था। तो देखा जाए तो किसान सिर्फ खेती सिर्फ इसीलिए कर रहा था कि उस खेती से उसके परिवार का पालन पोषण हो सके, और किसानों का अत्यधिक उस समय शोषण हो रहा था। इसी शोषण और एक्सप्लॉयटेशन को देखते हुए भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 1971 में एक एक्ट लेकर आई जिसको कहते हैं APMC एक्ट। अब ये APMC एक्ट है क्या? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कंपनी। अगर इसको साधारण भाषा में समझा जाए तो इसको मंडी आप कह सकते हैं। सरकार ने भिन्न भिन्न राज्यों में अपनी नए स्तर पर मंडियों की स्थापना की। अब बात करते हैं कि ये APMC और ये मंडी है क्या। जिस प्रकार पहले किसान जमींदारों का किसी को भी अपनी बेच सकता था, अब ये एक्ट आ जाने के कारण किसान अपनी फसल को डायरेक्ट किसी को नहीं बेच सकता, और किसी को अगर किसान की फसल खरीदनी है तो वो डायरेक्ट किसान से फसल खरीद नहीं सकता। अब किसान को क्या करना होता था? किसान को अपनी फसल लेकर APMC मंडी जाना होता था, और जो भी ट्रेडर्स होता था, जो भी बायर्स होता था, उसको भी मंडी में आना पड़ता था।
हर स्टेट में अलग अलग मंडियां बनाई गई और इन मंडियों पर रूल स्टेट गवर्नमेंट करती थी। कोई ट्रेडर्स इस मंडी में आके व्यापार करना चाहते थे, उनको एपीएमसी के द्वारा लाइसेंस लेने की जरूरत थी। इस एपीएमसी एक्ट का सही उद्देश्य उस समय यही था कि किसानों को जमींदारों से बचाना और किसानों को एक फ्रेश इकोसिस्टम प्रोवाइड करना। इस एपीएमसी मंडी में होता क्या था, किसान पहले जाता था एपीएमसी मंडी में जाकर कमीशन एजेंट से मिलता था, कमीशन एजेंट आगे जाकर ट्रेडर से मिलता था, ट्रेडर से मिलने के बाद फिर बिडिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता था जिसको हम ऑक्शन भी कहते हैं। ट्रेडर्स मिलकर आपस में बिडिंग करते थे और बिडिंग करने के बाद जो प्राइस तय होता था उसी प्राइस के आधार पर किसान अपनी फसल ट्रेडर्स को बेच देता था। ये होता था एपीएमसी मंडी में। लेकिन ये जो भी पूरा प्रोसेस होता था ये बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं होता था, पारदर्शिता इसमें बिल्कुल नहीं होती थी। फार्मर अपना प्रोड्यूस किया हुआ माल बेच देता था तो अब ये माल आ जाता था ट्रेडर्स के पास। अब ये ट्रेडर की इच्छा होती थी वो आगे वेंडर्स को देगा, रिटेलर्स को देगा और भी बहुत से लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। फिर इन पूरे माल की जिम्मेदारी या खरीदना बेचना पूरा लेखा जोखा ट्रेडर्स का होता था। ये माल कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते इसमें 25% कॉस्ट इन्फ्लेशन होती थी। इस बिल का मेन वर्क है कि इतनी सारी लेयर्स को हटाना था आपका एपीएमसी मंडी का। अब बात कर लेते हैं कि एमएसपी, जिसके बारे में आजकल सब जगह चर्चा हो रही है। एमएसपी, आखिर ये एमएसपी है क्या? एमएसपी मींस मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जब फार्मर अपनी फसल उगाता था और फसल उगाने के बाद वह मंडी लेकर जाता था और कमीशन एजेंट से मिलता था, एजेंट से मिलने के बाद ट्रेडर से वो मिलता था, फिर उसके प्राइस की बिडिंग तय होती थी, वहां पर ऑक्शनिंग होती थी। जाहिर सी बात है जब कोई भी आपकी ऑक्शनिंग होती है तो ऑक्शन करने के लिए एक प्राइस का होना बहुत जरूरी था। न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, तो ये न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का कार्य किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिसको एमएसपी हम कहते हैं। एक प्याज की कीमत 7 रुपए है और 7 रुपए से उसकी बोली स्टार्ट होती है, तो भिन्न भिन्न बिडर्स आते थे और फिर उस प्याज के बोली लगा, उसकी बोली स्टार्ट होकर 10, 15, 20, जहां तक भी जो बिडर्स अच्छी बोली लगा लेते थे उन्हीं को किसान अपना सामान बेच देता था। ये वर्क था टोटल एमएसपी का और ये भारत सरकार ही लेकर आई थी। पूरी दुनिया में भारत ही हमारा एक ऐसा देश है जहां ओनर सबसे सस्ते में बेचता है, कंज्यूमर यानी हम लोग सबसे महंगे में खरीदते हैं, और जिसकी ना लैंड है, जिसकी ना फसल है, ना कुछ करता है, वो मिडिल मैन अच्छा खासा मुनाफा कमाकर किनारे हो जाता है। मान लीजिए आप एक किसान हैं और आपको अपनी फसल बेचनी है। इंडिया के करंट सिस्टम के हिसाब से आप 3 प्रकार से अपनी फसल बेच सकते हैं। पहला है आपका लोकल मार्केट, दूसरा है आपका एपीएमसी मंडी, तीसरा है आपका एमएसपी। बात करते हैं पहले ऑप्शन की यानी लोकल मार्केट। लोकल मार्केट में किसान अपनी जान पहचान, साहूकार या किसी इंडिविजुअल कैपेसिटी के ऊपर अपने जो जान पहचान के लोग होते हैं उन्हीं को अपना माल बेच देता है। अगर ये माल 30, 40 या 50 किलो तक हो तो ये संभव भी है, लेकिन जब आपकी गेहूं की फसल क्विंटलों में होती है तो इसको लोकल मार्केट में बेच पाना बहुत ही मुश्किल कार्य है, क्योंकि तो इसके लिए आपको बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जिसमें आपका कोल्ड स्टोरेज वेयरिंग हाउसेस होने चाहिए। इन कोल्ड स्टोरेज और वेयरिंग हाउसेस के लिए आपको बहुत सारा पैसा चाहिए। किसान को ट्रांसपोर्ट पर पैसा खर्चा कर कर अपना सामान मंडी तक लेके जाना होता था, फिर वह वहां जाकर कमीशन एजेंट से मिलता था जो कि बिडिंग प्रोसेस, लोडिंग अनलोडिंग वो मैनेज करता था। कमीशन एजेंट एक तरह से किसान का रिप्रेजेंटेटिव ही होता था। पीएमसी मंडी में एक कर्ता धर्ता होता है जो कि पूरी बिडिंग प्रोसेस देखता है। वहां बिडर्स आते हैं, अपनी बिडिंग लगाते हैं, जो बिडर्स अच्छी बोली लगाता है किसान उसको अपनी उपज दे देता है। अगर एपीएमसी मंडी को और भी साधारण और आसान तरीके से समझा जाए तो आप किसी भी एक ऑनलाइन साइट का एग्जांपल ले लीजिए। फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट अगर कोई व्यक्ति सामान बना रहा है तो फ्लिपकार्ट उसके सामान का प्रमोशन अपनी साइट पर, अगर कोई व्यक्ति प्लास्टिक का कोई सामान या कोई कपड़े का कोई सामान बना रहा है तो फ्लिपकार्ट उसके सामान की फोटोज या प्रमोशन अपने साइट पर अपलोड कर देता है। एज अ कंज्यूमर अगर मुझे सामान वो खरीदना है तो मैं डायरेक्ट फ्लिपकार्ट साइट पे जाऊंगा, वो सामान ऑर्डर करूंगा, वो सामान मेरे घर पर आ जाएगा।
एक्चुअली में फ्लिपकार्ट करता क्या है, बायर्स और परचेजर को मिलाने का काम करता है और बीच में थोड़ी अपनी कमीशन ले लेता है। यही सेम काम एपीएमसी मंडी का है, लेकिन इन ऑनलाइन साइटों से जो सामान खरीदा जाता है इनमें फुल ट्रांसपेरेंसी होती है, लेकिन जो ये एपीएमसी मंडी होती है इनमें बिडिंग प्रोसेस, ट्रेडर्स की प्रक्रिया, आगे जाके कमीशन एजेंट की प्रक्रिया, इनमें उतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। अगर एपीएमसी मंडी आज के टाइम पे इतनी फेयर ही होती तो किसानों का जो हाल है ये हाल ना होता। तो बात करते हैं मेन दिक्कत आ कहां रही है। मेन दिक्कत आ रही है जो बिडर्स होते हैं वो आपस में बिडिंग के टाइम सांठगांठ कर लेते हैं, जिससे कि किसानों को अच्छी बोली नहीं मिल पाती। अब दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है, कमीशन एजेंट ट्रेडर्स के साथ किसान की डील करवाने के लिए 6% अपना चार्ज करता है। लेकिन अब इसमें होता क्या है कि कमीशन एजेंट डील करवाने के बजाय खुद ही किसान से उसका माल खरीद लेता है। मान लीजिए एक प्याज की कीमत 100 रुपए है तो 94 रुपए किसान को मिलने चाहिए और 6 रुपए आपका कमीशन एजेंट को मिलने चाहिए। लेकिन इसमें होता मेन क्या है, कमीशन एजेंट 100 रुपए में किसान से उसका माल खरीद लेता है और आगे 180 रुपए में ट्रेडर्स को बेच देता है। एक्चुअली में किसान अगर सही से डील होती तो किसान को मिलने चाहिए थे 169.2 या कह लीजिए 170 रुपए और एजेंट को मिलने चाहिए थे 10 रुपए या 10.5 रुपए। लेकिन होता क्या है, किसान को एक्चुअली में मिलते हैं 94 रुपए 94 रुपीज, एजेंट को मिलते हैं 86 रुपीज। जो टोटल सबसे ज्यादा मुनाफा बीच में मिडिल मैन ही कमा के ले जाता है। अब बात करते हैं, पहला हमने बात की थी लोकल मंडी की, दूसरा हमने बात की थी एपीएमसी मंडी की। एपीएमसी मंडी में जब सरकार ने धांधली देखी तो सरकार तीसरी चीज लेकर आई जिसको बोला गया एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसकी बात हमने पहले की है। तो सरकार का यह कहना था कि एमएसपी रेट से नीचे कोई भी क्रॉप्स नहीं बिक सकती। अगर मार्केट में आपको कोई भी कम रेट पे क्रॉप्स अगर आपकी परचेज कर रहा है तो आप सीधा गवर्नमेंट के पास जाइए और अपनी क्रॉप्स एमएसपी रेट पर उठाकर बेच दीजिए। अगर मैं प्रेजेंट टाइम में गेहूं की बात करूं यानी वीट की बात करूं तो इसका प्रेजेंट टाइम में रेट चल रहा है 1925 पर क्विंटल, जो कि बढ़ के हो गया 1975 पर क्विंटल। 55 एमएसपी प्राइस पर अपना पूरा उपज बेच दीजिए। बहुत ध्यान देने वाली बात है कि मात्र 23 एसेंशियल क्रॉप्स पर ही आपके एमएसपी लगती है, वेजिटेबल्स पर तो एमएसपी लगती ही नहीं है। और वो 23 क्रॉप्स क्या है, अगर मैं आप चाहें तो मैं और डिटेलिंग में उसको बता देता हूं। 7 क्रिकल्स होती हैं, धान, गेहूं, मक्का, चारा, बाजरा, जौ और रागी। 5 दालें होती हैं, चने की दाल, अरहर, मूंग, उड़द और मसूर की दाल। 7 ऑयल सीड्स होते हैं, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, तिल का तेल, सूरजमुखी, कुसुम और निगर का तेल। 4 कमर्शियल क्रॉप्स आपकी होती हैं, कोपरा, गन्ना, कपास और कच्चा जूट। बाकी किसी चीज के ऊपर एमएसपी लगती ही नहीं है, सिर्फ इन 23 चीजों के ऊपर एमएसपी लगती है। अगर मैं एमएसपी की बात करूं तो एमएसपी आने से भी किसानों की प्रॉब्लम कोई सॉल्व नहीं हुई। एमएसपी का जो रेट होता था, जो बिडर्स होते थे, उन्होंने एमएसपी के ऊपर रेट देना ही बंद कर दिया। इस कंडीशन में जो लोकल साहूकार होता था वो किसान से ये कहता था कि आपको आगे भी जाकर एमएसपी रेट पर मंडी में बेचना है तो इससे अच्छा आप हमें ही वो एमएसपी रेट पर दे दो। अगर मैं मतलब होना चाहिए था मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, लेकिन वो किसानों के लिए बन गया मैक्सिमम सेलिंग प्राइस कि और जितने भी बिडर्स होते थे उन्होंने एमएसपी के ऊपर रेट देना ही बंद कर दिया और जो भी रेट लगते थे उस एमएसपी के आसपास भी ही लगते थे। अब बात करते हैं दूसरी दिक्कत की। इतना सब कुछ होने के बाद भी जब किसान अपना सामान एमएसपी रेट पर बेचने के लिए निकलता है तो एमएसपी का पूरा कंट्रोल देखती है एफसीआई। एफसीआई मतलब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जब किसान वहां जाता है तो किसानों को चक्कर लगवाए जाते हैं, किसी ना किसी बहाने से किसानों को चक्कर लगवाकर वापस भेज दिया जाता है, फिर बुलाया जाता है और फिर भेजा जाता है। इस प्रक्रिया से किसान भी परेशान हो जाता है और किसान ये नहीं चाहता कि उसकी फसल को ज्यादा देर तक इंतजार करना पड़े। अपनी फसल के लिए ज्यादा देर तक रुकता है तो किसान की फसल को खराब होने का डर रहता है। इसके साथ साथ जो किसान ने लोन लिया हुआ है तो उस लोन का इंटरेस्ट भी दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है।
तो करंट मार्केट में जो किसान को इसका रेट मिलता है तो उसी रेट पर किसान बेच देता है। अब एफसीआई का अधिकारी करता क्या है, उसी मार्केट में जाकर एमएसपी रेट से कम में किसान की फसल परचेज कर सरकारी रजिस्टर में एमएसपी रेट पर चढ़ा देता है। बात करूं सरकार की, तो सरकार खुद एमएसपी को एक बोझ समझती है। सरकार ने खुद ये एक्सेप्ट किया है कि वो एमएसपी से परेशान हो चुकी है, क्योंकि सरकार को एमएसपी रेट पर सामान खरीदना पड़ता है और कम रेट पर राशन के द्वारा वितरण कर देना पड़ता है। राशन की बात करूं तो सरकार 19.25 पर केजी के हिसाब से गेहूं खरीदती है और उसे राशन कार्ड पर 2 रुपए किलो के हिसाब से वितरित कर देती है। इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से जो हमारा नुकसान होता है वो अलग। अगर मैं बात करूं पिछले साल की, तो 90,000 करोड़ का अनाज बर्बाद हो गया और खराब हो गया, क्योंकि हमारे सरकार के पास ऐसी कोई अच्छी व्यवस्था ही नहीं है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि वो उस अनाज को अच्छे से संभाल सके।